नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। 18 साल बाद त्रिपुरा से अफवाह हटाने के फैसले का चौतरफा स्वागत। केंद्र ने कहा पूर्वोत्तर राज्यों पर होगा सकारात्मक असर, अधिसूचना का इंतजार। केंद्र और दिल्ली सरकार में कानूनी जंग, नियुक्ति विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल सरकार ने हाई कोर्ट में दी अधिसूचना को चुनौती। किसानों की मर्जी के बिना भूमि अधिग्रहण नहीं करने की मांग। किसान संगठनों ने वित्त मंत्री से मिलकर रखे सुझाव। संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक कल। गुर्जर आंदोलन पर लगातार दूसरे दिन राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। सड़क और रेल मार्ग तुरंत खाली कराने का आदेश। केंद्र ने भेजे 4500 जवान। और केंद्र सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष का निशाना। रायबरेली में विकास योजनाएं लटकाने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा सरकार पर हावी व्यक्तिवादी सोच। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। त्रिपुरा में 18 साल से लगा सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि अफवाह अब हटने जा रहा है। केंद्र सरकार समेत सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। हालांकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का मानना है कि आंतरिक सुरक्षा में सेना की तैनाती के लिए अफवाह जरूरी है। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में सशस्त्र बलों को विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। उग्रवाद की समस्या काबू में आने के बाद वहां से आफ्स्पा हटाने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। राज्य वर्तमान आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं এটা মূলত হচ্ছে এক্সট্রিমিস্ট রিলেটেড, তাতে তারা মনে করেন না এই আইনটা ফার্দার एक्सटेंड করার প্রয়োজন আছে। त्रिपुरा में शांति बहाल होने में मदद मिलेगा और त्रिपुरा में आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट को रिव्यू करने से बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी पॉजिटिव इसका असर पड़ेगा। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी त्रिपुरा सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि उन्होंने 1958 के इस कानून को गृह मंत्री रहते खत्म करने की तरफदारी की थी। सीपीएम भी त्रिपुरा सरकार के फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है। हमने यही आग्रह केंद्र सरकार से कह रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पर इस कानून को हटाना चाहिए और यही हमारी मांग भी रही है। जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ पर आपको ये आतंकवादी हमलों का खतरा है वहाँ पे इसको लागू करवाइए, ये नहीं कि पूरे स्टेट के अंदर इसको लागू करें। आफ्स्पा की बीजेपी सरकार की क्या नीति है वो थोड़ा इस पे वो आत्मचिंतन करे और साफ साफ एक नीति ले। ये एक कदम आगे दो कदम पीछे लेके ये इससे पूरा समाज पूरा देश में प्रश्न उठता है कि ये बीजेपी सरकार मोदी सरकार हमें किस दिशा पे ले जा रही है। आफ्स्पा के तहत उग्रवादियों को देखते ही गोली मारने, बिना वारंट के गिरफ्तारी और तलाशी जैसे अधिकार मिलते हैं। इसके लिए सैन्य बलों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। त्रिपुरा में यह कानून 16 फरवरी 1997 को लगा था। तब राज्य के 42 थानों में से 2/3 को अशांत घोषित किया गया था। अभी राज्य में 74 थाने हैं, जिनमें 26 में आफ्स्पा पूरी तरह से और 4 में आंशिक रूप से लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीपीएम नेता निरुपल बसु हैं। निरुपल, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस पूरे फैसले के पीछे मैं कहूं कि जिस तरीके की सरकार की सोच रही है और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि देरी के साथ फैसला हुआ है क्योंकि कई राज्यों में कानून लागू है, लेकिन एक अच्छी पहल, एक नई दिशा देता हुआ दिख रहा है ये फैसला। लेकिन देखिए इसमें तो नियत भी है और साथ साथ जो परिस्थिति जो थी उसके एक वस्तु स्थिति का सही आकलन भी है। जैसे आपका रिपोर्ट में दिखाया गया 1997 से ये लागू थी, लेकिन हम वामपंथी और वामपंथी सरकार कभी भी आतंकवाद को सिर्फ एक कानून और व्यवस्था संबंधी सवाल के रूप में नहीं देखते हैं। हम समझते हैं कि इसके पृष्ठभूमि में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालात है जिसको संबोधन करना जरूरी है। त्रिपुरा के सवाल पे और एक जो मात्रा है और एक जो आयाम है वो हमें देखना होगा, वो है कि ये बॉर्डर स्टेट था और बाहर से जो आतंकवादी आके हमला करते थे, तो
इसीलिए हमने चौतरफा एक हस्तक्षेप किया। उसमें हम सामाजिक आर्थिक जो विकास के काम किया जनता पर, और उसके साथ साथ हमने राजनीतिक पहल भी की, हमने बातचीत की और उनको समझाने का कोशिश किया। और जैसे जैसे स्थिति सुधारता गया, क्योंकि ये जरूरी है वो सब इलाके में लोगों को इकट्ठा करना, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक उनको कोई दमन ना हो वो ये निश्चित करना, लेकिन साथ साथ जहां पे आतंक का खतरा है वहां पे लोगों को आश्वस्त करना। तो उस हिसाब से हमने अस्पा को रखा था, और वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक मेजर के तौर पे। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होते गए हम हटाते गए। ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है, आप देखेंगे लगातार उसका बहुत ही नजदीकी से मॉनिटरिंग हुआ है। और मेरे ख्याल में ये इस किस्म का कानून का एकदम विशेष स्थिति में छोड़ के, और ज्यादातर जगह में तो हम देखते हैं इसका बेतहाशा गलत इस्तेमाल होता क्या है। लगता है लगता कि इसके अलावा मैं कहूं कि मणिपुर की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, कई राज्यों में जहां पर इसको लेकर विवाद रहा है, स्थितियां उस तरीके से कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं की गई है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में हुई है। और धीरे धीरे जो शुरुआती 24 जिले हुआ करते थे उस वक्त में जब 97 में लगा था, और उसके बाद धीरे धीरे ये कुछ जिलों तक सीमित रहा। जो घुसपैठ की बात करूं, आतंकवाद की बात करूं, अब सामान्यता है वहां का माहौल। वो तो बोल रहा है ना कि इसके पीछे सबसे बड़ा कमजोरी है, चाहे पहले कांग्रेस का हो और अभी बीजेपी का हो, कि ये सुरक्षा की सवाल को एक सैनिक एक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसको एक कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन इसका कुछ सामाजिक आर्थिक पहलू है, मतलब जो वैचारिक रूप से लोगों का क्षोभ का, गुस्सा का, विकास का, गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, उन सवालों को आपको संबोधन करना होगा, लोगों को इकट्ठा करना होगा। और जो लोग मतलब भयभीत होते हैं उनको विश्वास जगाना होगा कि उनका कोई खतरा नहीं है, कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो कुल मिला के जनता के तौर पे, लोगों के तौर पे एक भरोसा पैदा होगा, और इन ताकतों को आप अलग थलग कर पाएंगे राजनीतिक रूप से। विकास होगा लोगों के हित में, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का संस्कृति, लोगों का जो दूसरे जो जरूरी सवालात है उनका संबोधन होगा, तब आप उनको अलग थलग कर पाएंगे। और फिर इस किस्म का जो काला कानून का, जिसमें जैसे आप बोल रहे थे कि आतंकवादी देखने से ही उड़ा दो, तो वो उड़ाने में बहुत मासूम लोग भी उड़ जाते हैं, तो क्या उससे एलिनेशन होता है, अलगाव पर। कई जगह जो आंकड़े आए, सरकारी आंकड़े, वहां पर भी इसकी बड़े पैमाने पर आशंका जो है सामने आई है। लेकिन अगर मैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर या फिर मणिपुर की बात करूं सर, कि तो क्या वहां पर भी आपको लगता है कि जो विकल्प देने की कोशिश होनी चाहिए थी वो उस तरह की दिखी है, या फिर इसी कानून के सहारे हालात को सामान्य करने की कोशिश भर होती है? मतलब वही ना, ये जो कानून व्यवस्था के मतलब एक संकुचित दृष्टिकोण से देखना। आप देखिए, मतलब त्रिपुरा में तो एक दिन में हमने खत्म नहीं कर पाए। हमारा शुरू से इरादा था कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, और आप देखेंगे त्रिपुरा का रिकॉर्ड भी मतलब कानूनी तौर पे, मतलब एक कागजी तौर पे तो वो कानून था मौजूद, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता था। तो इसीलिए आपको हर जगह में ऐसा मौका ढूंढना होगा कि कैसे धीरे धीरे वो इलाका छोटा कर सकते हैं, और जिसके चलते जो अलगाव है, जो लोगों के साथ एक व्यवधान है सरकार का, उस खाई को कैसे हम संबोधन कर सकते हैं, तब जरूर दूसरी जगह में भी हो सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये ना राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और काफी सारे निहित स्वार्थ भी है कि जो ये इसको लागू देखना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहता है। तो इसीलिए त्रिपुरा का ये जो फैसला, मेरे ख्याल में ये बहुत एक मायने रखता है पूरे देश के सामने, एक मिसाल के तौर पे, कि इतना खतरनाक किस्म का आतंकवादी एक हिंसा था एक जमाने में। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे नेता वो चले गए, दूसरे लोग चले गए, तो वो सब जो है उसको पार करते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया जब जा सकता है,
तो देश के कोई भी प्रांत ऐसा नहीं हो सकता है जहां पे इस किस्म का एक सामूहिक चिंतन हो, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति एक आखिरी सवाल सर कि जम्मू कश्मीर के हालात काफी अलग दिखते हैं त्रिपुरा से, और क्या आप इसके पक्षधर हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस खास इलाके में आतंकवाद या उस तरह के आशंकाएं हो, उस खास इलाके तक उसे सीमित कर देना चाहिए इस कानून को, ना कि पूरे राज्य में लागू होना आप चाहिए। तो सुना है ना, ये हमारे जो महासचिव सीताराम येचुरी जी का जो बयान था, वो हम बहुत पहले से हम आप देखो, लोगों को विश्वास में लिए बिना आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और हम देखते हैं ये जो सैनिक जो अभ्यास होता है, हस्तक्षेप होता है, इससे कभी भी आप स्थिति को सामान्य नहीं कर सकते हैं। लोगों के अंदर जब तक ये नहीं पहुंचेगा कि उनका जो जज्बात है, उनका जो भावनाएं हैं, उनके प्रति सरकारें सजाग है और उनको विकास है उसके लिए सरकार तत्पर है। और मतलब इस किस्म का हिंसक तौर तरीका मतलब इस्तेमाल करना नापसंद है सरकार के लिए। ये कुल मिला के एक माहौल बनेगा। ओवरऑल एफर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और फिलहाल रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। थी हमारी पहली खबर और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 16 to 18-year-olds to be treated as adults if they commit a heinous crime. That's at the heart of the Juvenile Justice Bill 2014. How do you see it really impacting the children as defined in the law? We say any child up to 18 years, and we have a different system for children up to into age group of 16 to 18. It is discriminating. Catch the nuances of the Juvenile Justice Bill on Law of the Land, Saturday at 6:30 p.m. on Rajya Sabha Television. दिल्ली में नियुक्ति और तबादले पर केंद्र की अधिसूचना का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है और इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। उधर दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना को आज दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच उपराज्यपाल नजीब जंग आज केंद्रीय गृह सचिव से मिले और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ाई जारी है। केंद्र की अधिसूचना को संदिग्ध बताए जाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस विशेष अनुमति याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की दलील है कि हाई कोर्ट ने उसका पक्ष सुने बिना ही मामले में टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है उसमें उनकी कंटेंशन जो है कि उनका नोटिफिकेशन जो है हाई कोर्ट ने रद्द किया है और वो नोटिफिकेशन रद्द किया है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को सुने हुए, तो नेचुरल जस्टिस का इसमें पूरा वायलेशन है। उधर दिल्ली में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली विधानसभा ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भूमि कानून में बदलाव के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। दिल्ली में 1 घंटे चली बैठक के दौरान किसानों ने सहमति वाले प्रावधान बनाए रखने की मांग की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों को संशोधन बिल में शामिल करने के बाद ही सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी। अरुण जेटली ने बिल के प्रावधानों पर चर्चा की और इसे किसानों के हित में बताया। बैठक में किसानों से जुड़े 30 संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात सरकार को सामने रखी। उधर भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की कल पहली बैठक होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। उधर रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र पर अपने संसदीय क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। यूपीए में सत्ता के असंवैधानिक केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर व्यक्तिवादी होने का आरोप लगाया। एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है,
एजुकेशन की बात करनी है एक व्यक्ति जानता है, अरे कपड़ों की बात करनी है वो भी एक व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के दृष्टिकोण कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने केंद्र पर आरएसएस के इशारों पर काम करने की बात कही। मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है, तो मैंने पहले कहा है फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो राहुल गांधी इस प्रकार की स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एक इमेच्योर तरीके से, एक बिना किसी प्रकार की समझ से इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इसलिए मैं भी इनको इसी शब्दों में जवाब दे रहा हूं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का गुरुवार को दौरा किया। यहां उन्होंने बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों और पचरावा ट्रेन हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 5% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में गुर्जर नेताओं की राजस्थान सरकार से बातचीत चल रही है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने आज राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से गुर्जर आंदोलन से सही तरीके से निपटने के लिए नाराजगी जताई। इस बीच केंद्र ने 4,500 अर्धसैनिक जवानों को राजस्थान भेज दिया है। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बात हुई। इसमें गुर्जर संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरोड़ी सिंह बैंसला भी शामिल हुए। इससे पहले सरकार और गुर्जर नेताओं में 5% आरक्षण को लेकर 3 दौर की बातचीत नाकाम रही थी। मैं पूरी उम्मीद लेके आया हूँ कि हम दोनों पक्ष बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत करेंगे और हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी पेश हुए। कोर्ट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे इस आंदोलन से निपटने में नाकाम रहने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने पर भी अब तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही जांच शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने सड़कों और रेल मार्ग से प्रदर्शनकारियों को तुरंत हटाने को कहा। तक इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए? लोग परेशान हैं, सड़कें जाम है, रेलवे ट्रैक जाम है, आम जन को कितनी परेशानी हो रही है, उस बारे में क्या किया? अदालत ने इसके साथ ये भी कहा कि पिछले 10 साल से गुर्जर समाज जो आरक्षण की मांग कर रहा है उस बारे में अब तक और ये मामला माननीय अदालत में लंबित है। इस बीच आपने क्या कदम उठाए? हाईकोर्ट ने कोटा मंडल के डीआरएम और आरपीएफ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से भी आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाखुशी जताई। कोर्ट की सख्ती के बावजूद गुर्जर आंदोलनकारी भरतपुर में पीलूपुरा के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर 7वें दिन भी धरने पर बैठे रहे, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और कुछ के मार्ग में बदलाव किया गया। रेलवे को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है और 2 लाख मुसाफिरों को परेशानी हुई। वहीं दौसा जिले के सिकंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 और दूसरे हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही बंद रही। राजस्थान रोडवेज को भी आंदोलन से 60 लाख रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी के साथ बदलते दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन न करने का ऐलान किया। उधर आरजेडी ने कहा कि बिहार में नेता का चुनाव गठबंधन के बाद होगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने बीजेपी से गठबंधन का साफ संकेत दिया। उस पार्टी को छोड़ करके जिस पार्टी में नीतीश कुमार है, बाकी सबका सहयोग ले सकते हैं। यदि हमारे मदद से किसी की सरकार बनते नजर आ रही है तो वही नीतीश जी की पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टियां हैं उन लोगों को हम मदद कर सकते हैं, जिसमें भाजपा भी है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव जीतन राम मांझी को बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू इसके खिलाफ है। इस मसले पर जेडीयू और आरजेडी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने साफ किया है कि जनता दल के विलय या गठबंधन के बाद ही नए नेता का चुनाव होगा। अलायंस के होने के वोट के बाद उस समय लोग बैठ करके तय करेंगे।
अभी कोई नेता तय करना है तो फिर सब पार्टी मिलकर ना तय करेंगे कि एक पार्टी जो बोल देगा वही हो जाएगा, तो फिर मर्जर किस बात की। जनता दल परिवार के विलय पर भी बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। हालांकि जेडीयू विलय को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद है। कोई असमंजस नहीं है, सब बातचीत वो समाधान हो जाएगा। वो किसी के बयान पर बयान देना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम सिंसियर हैं मर्जर करने में, साथ होने में। बिहार में इस साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव की शानदार सफलता को प्रदेश में दोहराना चाहती है, वहीं बीजेपी को रोकने के लिए बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे में उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने आज ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर 6 जून को ढाका पहुंचेंगे। इस यात्रा में दोनों देश भूमि सीमा समझौते को लागू करने पर हस्ताक्षर करेंगे। समझौते में पश्चिम बंगाल में भी गलियारों की अदला बदली होगी और दौरान तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के प्रारूप पर भी दस्तखत हो सकते हैं। फरवरी में भी ममता बनर्जी बांग्लादेश के दौरे पर गई थी। सूरज का सितम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में तो ये जानलेवा बना हुआ है। गर्मी और लू के चलते देश भर में अब तक करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौत का आंकड़ा 1400 से ज्यादा हो चुका है। इस बीच चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मानसून दे सकता है, जिसके कल केरल तट से टकराने की संभावना है। देश के कई इलाकों में सूरज की आग कहर बरपा रही है। लू की लपटों ने दिन में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो रातों में भी गर्म हवाओं से चैन मिलता नहीं दिख रहा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू लगने से 1400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग आने वाले 1-2 दिन में राहत मिलने का अनुमान जता रहा है। Death toll reached 1,020 people died all over the state. This is the cumulative figure since the beginning of heat wave from 18th onwards. These many people died due to sunstroke or heat waves. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके भी बेतहाशा गर्मी की चपेट में हैं। झीलों की नगरी भोपाल भी गर्मी से बेहाल है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ के कई इलाकों में पारा अभी भी 45 से 47 के बीच है। Night time also because of the power cuts and from the morning and night and even in the middays the power cuts is creating a lot of problems to the households and to all the family members. देश के कुछ तटीय इलाकों में धीरे धीरे पारा लुढ़क रहा है, जबकि मैदानी इलाकों से उलट पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा है। ऐसे में सैलानी बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। Some of the people who are wanting to enjoy have come out to the beach to chill out. गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मानसून केरल के तटीय इलाकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 या 30 मई को यह दस्तक दे सकता है। जाहिर है मानसून की आमद का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जयंती है और इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, राज्यसभा के उपसभापति विजय कुरियन के अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वीर सावरकर के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर के देश प्रेम ने मातृभूमि के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। 1937 में सावरकर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उनका निधन 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।